ओके तो अभी हमने जो टॉपिक किया उस पर एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, हम जानते हैं, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एट अ सर्टेन प्लेस इज 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। उसकी स्ट्रेंथ दी हुई है, इतनी है। एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ। तो ये आगे पूरा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एक कंसेप्ट नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तो मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा। एक यहीं पे मैं एक इंपॉर्टेंट फन फैक्ट बता देता हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। हम जैसे नॉर्थ पोल बोलते हैं और साउथ पोल बोलते हैं, वो एक्चुअली में ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ हैं। एक्चुअली में मैग्नेट वाइज हम बात करें तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है वो अर्थ का साउथ पोल है। तो जिसको हम साउथ पोल बोलते हैं वो टेक्निकली अर्थ का नॉर्थ पोल है, और जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वो वाइस वर्सा ऐसे ही उसका मैग्नेटिक साउथ पोल है। ठीक है, तो वो रिवर्स है, और इसका रीजन ऑब्वियस है। हम मैग्नेट में जानते हैं कि किसको नॉर्थ पोल किसको साउथ पोल बोला जाता है। अब अर्थ के केस में उसका उल्टा होने का रीजन ये है कि जब हम कंपास लेके डायरेक्शन देखते हैं तो उस जो कंपास में हमारे पास नीडल होता है, उस नीडल का नॉर्थ पोल नॉर्थ की डायरेक्शन में हमें पॉइंट आउट करता है। लेकिन क्यों करता है नॉर्थ की डायरेक्शन पॉइंट आउट? बिकॉज वो अर्थ का एक्चुअली साउथ पोल है, और साउथ पोल नॉर्थ पोल को अटैक करता है। इस वजह से मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल की तरफ पॉइंट आउट करता है, और हमने इस कंफ्यूजन में उस पोल को नॉर्थ पोल बोल दिया है, जबकि वो साउथ होना चाहिए, मैग्नेटिक साउथ। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो मैग्नेटिक पोल्स हैं और जो ज्योग्राफिक पोल्स हैं अर्थ के, वो अपोजिट हैं। ज्योग्राफिक नॉर्थ, जिसे हम ज्योग्राफिक का मतलब जिसे हम एक्चुअली में नॉर्थ बोलते हैं, दैट इज मैग्नेटिक साउथ एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसी वजह से हमें ऑलरेडी पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। अभी हमने फील्ड्स वगैरह के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है, वो मैं डिस्कस करूंगा आगे। लेकिन इतना तो पता होगा आपको, और बहुत सिंपल सी चीज़ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। क्यों होती है मैं बताऊंगा आगे कभी, जब टॉपिक आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि दैट द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ। उल्टा बोला हुआ है, बिकॉज एक्चुअली में ज्योग्राफिक साउथ इज मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक नॉर्थ इज मैग्नेटिक साउथ। इस वजह से यहाँ पे अपोजिट बोला हुआ है। A very long straight current conductor is carrying a steady current of 1 ampere. What is the force per unit length on it when it is placed on a horizontal table on the direction of current is from and the direction of current is from east to west? तो पहले यहाँ पर डायरेक्शन का थोड़ा पंगा है, तो पहले हम डायरेक्शन को अच्छे से समझना है। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो जो हमारा करंट है, हमारी करंट है, वो ऐसे हॉरिजॉन्टली टेबल पर रखी हुई है, और उसमें करंट की डायरेक्शन आ रही है ईस्ट टू वेस्ट, यानी करंट इस डायरेक्शन में है। करंट की डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्चुअली में होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन क्योंकि ये उल्टा है, यहाँ पे साउथ एक्चुअली नॉर्थ है, नॉर्थ एक्चुअली साउथ है, तो ये डायरेक्शन इधर होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन जो कि एल रिप्रेजेंट करेगा, एल की डायरेक्शन। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास क्या आएगा? F इक्वल्स टू आई बी एल। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या है? F अपॉन एल। F अपॉन एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाय 2πr। म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाय 2πr। लेकिन यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2πr ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ की, तो ये हो जाएगा बी आई। ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा और आता है, लेकिन वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा दोनों के बीच का आप देख सकते हो 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से F अपॉन एल इक्वल्स टू, और अगर ये समझ में नहीं आया, ये वैसे मैंने पिछला टॉपिक जो था वहाँ से फॉर्मूला लिया है, अगर ये नहीं लगाना तो सिंपली बस इतना लगा दो, आई बी एल साइन थीटा। तो ये एल जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, बिकॉज फोर्स पर इंटू लेंथ निकालना है हमें। तो यहाँ से क्या बचा? बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला इंटू आई की वैल्यू 1 एम्पियर, साइन 91 होता है, तो 3 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नीट्यूड का। और डायरेक्शन किधर आएगी वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे, एफ बी आई। तो आई का मतलब यहाँ पे एल वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है आई, तो ये हो गया हमारा इस साइड में आई, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो जो हमारा फोर्स आ रहा है वो इनसाइड आ रहा है। इनसाइड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ये डायरेक्शन है तो डाउनवर्ड, जो फोर्स है वो डाउनवर्ड आएगा, तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड। डाउनवर्ड समझ में आया ना कैसे आया?
यहाँ पे 3D स्पेस में इमेजिन करो, ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन करंट की, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन आ रही थी इन आ रही थी, इनका मतलब नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड, तो हमारा फोर्स हो जाएगा। ओके, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको भी लिखने के बाद वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 400 ग्राम and length 2 meter, a straight wire of mass 400 gram and length 2 meter carrying a current of 2 ampere, it is suspended in midair by a uniform horizontal magnetic field B, by a uniform horizontal magnetic field B. Uniform horizontal magnetic field B. What is the magnitude of magnetic field? The magnitude of magnetic field. ये क्वेश्चन है। तो एक्चुअली हमें इसकी डायग्राम की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ पे इमेजिनेशन थोड़ी सी यूज करनी है, आपको समझ में आ जाएगा। अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास दिस, एक मास की ये वायर है सपोज, ठीक है, लेंथ 2 मीटर, कैरीज अ करंट ऑफ दिस मच, सस्पेंडेड इन मिड एयर, तो इसको हवा में ऐसे लटका दिया मैंने। अब हवा में जब मैंने इसको लटकाया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर में एक मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो हमें क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर दी हुई है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं तो ओके। तो उसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा और फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है, क्योंकि वो सस्पेंड हो रही है मिड एयर में, तो फोर्स जो लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स उसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो वेट इसका नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो दोनों को हम बैलेंस कर देते हैं। ये हो जाएगा फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द वायर। तो फोर्स ऑन वायर का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर का फॉर्मूला IBL sin 90 इक्वल्स टू M इंटू जी। तो आई हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है, लेंथ हमें ऑल्सो दी हुई है 2 मीटर और sin 91, मास हमें दिया हुआ है 400 ग्राम, तो ये हो गया 400/1000 किलोग्राम इंटू जी की वैल्यू सपोज 10। सॉल्व करो यहाँ से, तो B इक्वल्स टू आ गया 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 टेस्ला, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर 1 टेस्ला है तो उसका मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है इससे 10,000 गुना कम होती है, इससे 10,000 गुना कम होती है इन जनरल। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है काफ़ी कम होती है। 400 ग्राम को बैलेंस करने के लिए हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी यहाँ पे इस केस में। वो करंट पर भी डिपेंड करती है, हमने करंट 2 एम्पियर लिया, अगर करंट को हम बहुत ज़्यादा कर दें तो वो कम मैग्नेटिक फील्ड पर भी बैलेंस हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नाउ next topic. Next topic is motion of charged particle in magnetic field. मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसे और ये समझने वाला टॉपिक है। ये थोड़ा डेरिवेशन से समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं है, थोड़ा इसमें थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा है, तो कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो इसलिए ध्यान से इसको समझना है। इसका जितना डिटेल में समझ सको उतना अच्छा होगा, उतना अच्छे से ये पकड़ में आएगा आपके, तो ध्यान से करना। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास चार्ज पार्टिकल होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगती है, मैग्नेटिक फील्ड उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगाती है, हम ऑलरेडी जानते हैं ये चीज़। ओके, लेकिन वो कैसे कैसे कर सकती है, वो मोशन उसका कैसा होगा, ये सब हमें देखना है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये, इसको समझने के लिए इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड की मोशन में क्या होता है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो क्या होगा,
और चार्ज पार्टिकल, सपोज चार्ज पार्टिकल जो है पॉजिटिव है और वो इसी डायरेक्शन में आ रहा है, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और वो इसी डायरेक्शन में आ रहा है v स्पीड से, तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज करती जाएगी सेम डायरेक्शन में, करेक्ट। और अगर वो नेगेटिव है तो उसकी स्पीड डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। और इसका अगर हम डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, अगर डायरेक्शन अपोजिट कर दें, अगर डायरेक्शन ये हो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए स्पीड डिक्रीज करेगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो स्पीड इंक्रीज करेगी, ठीक है, ये होगा। अब इसके बाद अगर चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पर जा रहा हो, किसी एंगल पर हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो क्या होगा, तो हम इसका फैक्टर कर लेंगे, थीटा एंगल दिया होगा v cos थीटा, ठीक है। तो v cos थीटा का जो फैक्टर है वो इंक्रीज करता जाएगा, और दूसरा फैक्टर होगा v sin थीटा, वो एज इट इज रहेगा, और इसका पाथ जो बनेगा वो प्रोजेक्टाइल पाथ होगा, प्रोजेक्टाइल पाथ। और किस टाइप का होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, v sin थीटा v cos थीटा इंक्रीज करेगा तो ये इस तरफ जाएगा, इसका पाथ जो है प्रोजेक्टाइल इस टाइप का बन जाएगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में पाथ बनेगा इसका इस टाइप से। ओके, तो अगर एंगल पर है तो ये होगा, ठीक है। और अगर ये 90 डिग्री पर है, अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री पर जाता है तब भी सेम चीज़ होगी, ये प्रोजेक्टाइल पाथ बनाएगा लेकिन इस टाइप का, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा प्रोजेक्टाइल पाथ, और फिर सेम डायरेक्शन में आके ये ऐसे जाने लगेगा, ठीक। यहाँ पर भी ऐसे होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वर्क करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये सारे केसेस हो सकते हैं उस पर। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो क्या होगा, हाँ एक और चीज, एक और केस रह गया यहाँ पे। ये सब मैंने तब बताया जब चार्ज पार्टिकल है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, और वो मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, यानी उसके पास स्पीड है। अगर चार्ज पार्टिकल के पास स्पीड नहीं है यानी वो रेस्ट में है, अगर वो रेस्ट में है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब भी ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये मूव करने लगेगा, वी स्पीड इसकी इंक्रीज करने लगेगी, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ओके, अगर रेस्ट में है तब भी फोर्स लगेगा। ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए थे उनको नोट कर लेना स्टार बना के, तो कंपैरिजन से आपको जल्दी समझ में आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करते हैं इसे, मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर चार्ज रेस्ट में है, अगर चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। अगर चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी, तो वी जीरो हो गया, तो यहाँ पे चार्ज मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है या इसका मल्टीपल है, देन ऑल्सो एफ बी विल बी जीरो, एफ बी विल बी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इफ चार्ज इज मूविंग पैरेलल और अपोजिट टू, पैरेलल और in opposite direction to the magnetic field, to the magnetic field, ओके। तो अगर चार्ज पैरेलल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के यानी थीटा 0 डिग्री, और अपोजिट मूव कर रहा है यानी थीटा 180 डिग्री, देन ऑल्सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी जीरो। तो इन दोनों केसेस में चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड होगा, उसको कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा मैग्नेटिक का। तो ये फॉर्मूले से हमें ये पता चल गया, ठीक है। तो अब हमारे पास दो केसेस बचते हैं। तो उसमें पहला केस है 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है उस समय फोर्स मैक्सिमम लगेगा, साइन 90 मैक्सिमम होता है 1, तो उसके लिए बात करते हैं। फिर हम थीटा 90 नहीं है, बाकी कोई एंगल है तो उसके लिए बात करेंगे। तो अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको याद रखना है, लेकिन अब जो पार्ट आएगा उसमें डेरिवेशन है तो वो हमें देखना है। तो अब इसको नोट कर लो, फिर मैं तीसरा पार्ट बताता हूँ यहाँ पे। सो इसमें थर्ड पार्ट है, उनके नाम भी लिख देना 1 2 3 करके। तो 1 2 हो गया था हमारे पास, अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट, 1 2 हो गया था, थर्ड पार्ट। इफ चार्ज एंटर्स इन अ रीजन विद मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर टू इट, ओके। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एंटर करता है विद डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट तो क्या होगा। पहली बात तो फोर्स हमें पता है क्या लगेगा, वहां पे क्यू वी बी लगेगा, साइन 91 हो जाएगा, यानी मैक्सिमम फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स काउंट होगा, ठीक है। और
ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा, ये सपोज क्यू है, चार्ज है और ये वी स्पीड से मूव कर रहा था और मैग्नेटिक फील्ड सपोज इनसाइड ऑफ प्लेन है, ठीक है, और एक कंटिन्यूस हर जगह पे है, तो क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक फोर्स लगाएगी जो इसके परपेंडिकुलर होगा। एफ की डायरेक्शन वी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, आप डायरेक्शन निकाल भी सकते हो, यहाँ से क्या आनी चाहिए, डायरेक्शन यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की कंटिन्यूसली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, बी अंदर की तरफ है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो हमेशा फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा, यानी इसके परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, हमेशा फोर्स सॉरी ऊपर की तरफ नहीं रहेगा, फोर्स की डायरेक्शन चेंज करती रहेगी क्योंकि वी की डायरेक्शन चेंज करती रहेगी, लेकिन फोर्स हमेशा वी के परपेंडिकुलर रहेगा, यह हमें पता है। तो अगर फोर्स हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर काम करता है तो वो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराता है, सर्कुलर मोशन कराता है, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सर्कुलर मोशन में आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। फोर्स अगर 90 डिग्री पे वर्क कर रहा है मोशन के साथ, तो जो हमारा पाथ बनेगा वो सर्कुलर पाथ बनेगा। इन दिस केस body or charge particle will move on a circular path, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ये पॉइंट याद रखना है। अब इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो सर्कुलर पाथ जो बनेगा ऊपर की साइड बनेगा, तो मैं इसे अलग ड्रॉ करता हूँ क्योंकि सर्कल ऊपर यहाँ पे बन नहीं पाएगा, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल था, इधर इसकी वेलोसिटी थी इनिशियली, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो हमने निकाला था ना, दोबारा देख लेते हैं एक बार, करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऊपर की तरफ, तो जो सर्कल बनेगा वो इस टाइप का होगा, ऊपर की साइड बनेगा सर्कल। कहीं भी निकालोगे मैग्नेटिक फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर आएगा, ये इसका सेंटर हो गया, ये सपोज इसकी रेडियस है आर, इस सेंटर की इस सर्कल की रेडियस है आर। ओके, तो अब हमें सारी चीजें इसकी फाइंड आउट करनी है, क्या क्या हमारे पास है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल v का फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक कंप्लीट सर्कल के लिए डिस्टेंस कितनी होगी, 2 पाई r, और टाइम कितना होगा, टाइम पीरियड के बराबर। सपोज कैपिटल टी इज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, करेक्ट। एक और चीज आपको सर्कुलर मोशन के बारे में पता होगी, हमें यूज करना है इसलिए मैं यही बता देता हूं। इस केस में स्पीड चेंज नहीं, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनेगा, यहाँ पे जो सर्कल बनेगा वो यूनिफॉर्म होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो तो, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं करती है, सो स्पीड विल नॉट चेंज, स्पीड विल बी कांस्टेंट, hence kinetic energy will be constant also, but direction will continuously change, डायरेक्शन किसकी, मोशन की, यानी वेलोसिटी की, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मोशन, वेलोसिटी स्लैश मोशन will continuously change, hence velocity will change, continuously, hence momentum will change, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, जबकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, वो स्पीड पर डिपेंड करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस से स्पीड चेंज नहीं करेगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगी, लेकिन मोमेंटम चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगा। शर्त यह है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए, ये उस केस के लिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये दोनों चीजें भी चेंज करेंगी, वो दोनों ऑब्वियसली चेंज करेंगी। तो पहली चीज तो हमारे पास ये आ गई, 2 पाई आर इक्वल्स टू, सॉरी, वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 पाई आर अपॉन टी, टी यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, फोर्स हमारा क्यूवी भी लग रहा है। आगे इसकी चीजें निकालते हैं। ओके, इसको आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली में फोर्स नहीं है कोई, वो कोई दूसरा फोर्स है जिसका नाम हमने सेंट्रीपिटल फोर्स बोला हुआ है, जो कि सर्कुलर मोशन करा रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स सर्कुलर मोशन करा रहा है, दैट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QVB। साइन थीटा यहाँ पे 90 लिया हमने, तो मैं लिख नहीं रहा उसे,
v से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से r इक्वल्स टू आ गया एम वी अपॉन क्यू बी, r इक्वल्स टू आ गया एम वी अपॉन क्यू बी। ये फर्स्ट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस डेरिवेशन में जितने फॉर्मूले आ रहे हैं सब याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो रेडियस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे एम वी अपॉन क्यू बी, यानी जितना ज़्यादा चार्ज का मास होगा वो उतना ज़्यादा बड़ा सर्कल बनेगा, और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना बड़ा सर्कल बनेगा, जितना बड़ा चार्ज होगा, स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा, उतना छोटा सर्कल बनेगा, और जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना छोटा सर्कल बनेगा। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चल रही हैं। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इन पर बेस्ड आते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला और रिलेशन याद होना चाहिए अच्छे से। अब निकालते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू आ रहा था यहाँ से 2 पाई आर अपॉन वी, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर की वैल्यू एम वी अपॉन क्यू बी डिवाइडेड बाई वी, तो वी से वी कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ गया यहाँ से t इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन t इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, तो इससे क्या पता चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता चल रही है। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड और वेलोसिटी, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड और वेलोसिटी। जबकि हमें इंट्यूटिवली ये फील होता है कि टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा ही करेगा। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेलोसिटी डबल कर दें तो इस सर्कल के टाइम पीरियड पर क्या चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा अगर ये बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है तो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ से इस पर क्वेश्चन बनेंगे। और ऑब्वियसली अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का अपोजिट हो जाएगा, तो क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम, ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्कल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है आपको, अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से, और इस फॉर्मूले को हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में चेंज भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ आर इक्वल्स टू स्मॉल पी अपॉन क्यू बी, स्मॉल पी का मतलब मोमेंटम। ठीक, या मुझे ये भी पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 के एम, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर इक्वल्स टू अंडर रूट 2, ये कैपिटल के है काइनेटिक एनर्जी, कैपिटल के काइनेटिक एनर्जी मास डिवाइडेड बाय क्यू बी, एक वर्जन इसका ये बन सकता है। और काइनेटिक एनर्जी को अगर चार्ज के टर्म में लिखना है, सपोज हमसे बोला हुआ है कि चार्ज पार्टिकल है जिसको v वोल्टेज तक हमने चार्ज किया, फॉर पार्टिकल, फॉर अ चार्ज्ड पार्टिकल, पार्टिकल चार्ज्ड एट पोटेंशियल v, चार्ज एट पोटेंशियल v, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, q इंटू वी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए ध्यान से देखना v का कंफ्यूजन, ये v मैं स्मॉल बनाता हूँ हमेशा, इसका मतलब है वेलोसिटी, ये कैपिटल v का मतलब है वोल्टेज, कैपिटल V वोल्टेज। ठीक है, ये स्मॉल v वेलोसिटी, तो कंफ्यूज नहीं करना इन दोनों में। तो इसको यहाँ पे प्लेस करोगे तो r का एक और फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट 2 क्यू वी एम डिवाइड बाय क्यू बी। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका ये हो जाएगा। तो 4th, 5th एंड 6th ये हमारे पास फॉर्मूले आ जाएंगे। इसमें याद रखना है ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए केस है, और ये सारे फॉर्मूले उस केस के लिए आ रहे हैं। अगर थीटा 90 नहीं है और 90 के अलावा कुछ और है, 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ और दिया हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज आएगा, वो अगले टॉपिक में बताऊंगा मैं। और अगर 0 डिग्री 180 डिग्री है तो उसके केस में बता चुका हूँ, मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा चार्ज पर। और अगर चार्ज रेस्ट में है तो भी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, तो उस केस में भी कोई चेंज नहीं आएगा।